नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले बेसिक जिसमें हम बात करेंगे शिक्षण प्रतिमान यानी टीचिंग मॉडल के बारे में। टीचिंग मॉडल जैसा कि नाम से ही विदित होता है, जैसे कोई भी आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो उससे पहले उसका प्रतिरूप या प्रारूप बना लेना चाहिए, जिससे कि शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सके। शिक्षण प्रतिमान सिद्धांतों या व्यवहारिक आधार प्रदान करते हैं। यह स्वयं की कल्पनाएँ होती हैं जिनका प्रयोग करके शिक्षक अपने प्रभावशाली बनाने के लिए करता है। शिक्षण प्रतिमान से ऐसे प्रयास या व्यवस्थाएं जो हमें शिक्षण सिद्धांतों की ओर ले जा रहे हैं। कुछ विद्वान इसे अपूर्ण सिद्धांत के नाम से पुकारते हैं। वास्तव में ये प्रतिमान शिक्षण सिद्धांतों के निर्माण के प्राथमिक सामग्री तथा वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सिद्धांत को विकसित करने की ओर पहला कदम है। शिक्षण प्रतिमान इन सिद्धांतों को वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं। ये स्वयं की कल्पनाएं होती हैं जिनका प्रयोग करके शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली ढंग से प्रयास करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि शिक्षण प्रतिमान यानी टीचिंग मॉडल, जैसे कोई भी आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो उससे पहले कोई ना कोई मॉडल तैयार करते हैं, तो वही शिक्षण प्रतिमान कहलाता है। अगर आप शिक्षण करने से पहले उसका कोई प्रतिरूप या मॉडल तैयार करते हैं तो शिक्षण काफ़ी प्रभावशाली व बोधगम्य बन जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे ग्लेसर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। जैसा कि नाम से बुनियादी शिक्षण प्रतिमान यानी बुनियादी तौर पर हम उससे पृष्ठभूमि पर बात करेंगे। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का विकास रॉबर्ट ग्लेसर ने 1962 ईस्वी में किया था। इसमें यह मान के चला जाता है कि शिक्षण वह विशेष क्रिया या अध्ययन की उपलब्धि पर केंद्रित होती है और इस प्रकार उन क्रियाओं का अभ्यास किया जाता है जिससे छात्रों को बौद्धिक एकीकरण और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता पहचानी जा सके। ग्लेसर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान यानी कि पृष्ठभूमि जो कि ग्लेसर ने 1962 में दिया था, उनके अनुसार अध्ययन की उपलब्धि केंद्रित बालक इस प्रकार बौद्धिक एकीकरण से है कि बालक स्वयं निर्णय लेने लगते हैं। और इसमें इसके 4 अवस्थाएं होती हैं: प्रारंभिक व्यवहार, अनुदेशात्मक उद्देश्य, और फिर इसके बाद है प्रारंभिक व्यवहार, फिर इसके बाद अनुदेशनात्मक प्रक्रिया और निर्माणात्मक मूल्यांकन। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आशुरचित उपकरण। आशुरचित उपकरण जैसा कि नाम से ही विदित होता है, एक ऐसा उपकरण जिससे शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सके। वैसे तो आशुरचित उपकरण कोई भी आप विज्ञान शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो अगर आप प्रयोगशाला या किसी भी प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रयोगशाला में जैसे सभी सामग्री आसानी से सभी के लिए उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, ये सोचने वाली बात होती है। तो फिर अध्यापक अपना और अपने छात्रों के सहयोग से उपकरण जो कि जो सामान यूजफुल ना हो और कम कीमत पे आसानी से मिल जाए, उसका प्रयोग करके उपकरण का निर्माण करता है। तो यही उपकरण आशुरचित उपकरण कहलाते हैं। आप लोग समझ गए होंगे आशुरचित उपकरण या स्वनिर्मित उपकरण भी इसे कहते हैं। इसके बाद हमारा है सहसंबंध। शिक्षण जगत में सहसंबंध की नींव डालने का श्रेय प्रसिद्ध जर्मन शिक्षा शास्त्री जयट हर्बर्ट को है, जिसने आत्मबोध के सिद्धांत का प्रतिपादन करके स्पष्ट किया कि समस्त ज्ञान का विकास तभी संभव हो सकता है जब विषयों को संबंधित करके पढ़ाया जाए। सहसंबंध जैसा कि नाम से विदित या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों के मध्य पारस्परिक संबंधित विभिन्न बातों को सीखने में बालक अधिक रुचि लेते हैं। जैसे अगर आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं, कहीं पर आप पढ़ा रहे हैं, तो अगर बच्चों को आप दैनिक जीवन से जो वस्तु है या कुछ भी है उससे आप संबंध करके पढ़ाएंगे तो वह बच्चे उसमें रुचि लेंगे। और इसी प्रकार विज्ञान शिक्षण में भी सहसंबंध है, गणित में भी सहसंबंध है। तो जैसे किसी वस्तु को आप गणित का विज्ञान से संबंध है, उसी को सहसंबंध कहते हैं। इसके बाद है पाठ्यक्रम यानी करिकुलम। पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी भाषा के करिकुलम का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। शिक्षा के क्षेत्र में इसका तात्पर्य विद्यार्थी दौड़ के मैदान से शिक्षा की तुलना एक दौड़ के मैदान से की जा सकती है, जिसमें छात्र उसमें दौड़कर या अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है, तो यही पाठ्यक्रम कहलाता है। पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। दौड़ के मैदान का तात्पर्य है कि बच्चे अपने दौड़ के मैदान के द्वारा अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं। तो यही हमारा पाठ्यक्रम है।
इसके बाद है विषय वस्तु विश्लेषण। विद्यालय कार्यक्रम में शामिल किसी भी विषय के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है, उसमें इस तरह के विषय वस्तु अधिगम अनुभवों को सम्मिलित किया जाता है, स्थान देने का प्रयास किया जाता है कि जिससे शिक्षण अधिगम के एक अच्छा विशेष के निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में पूरी मदद मिल सके। विषय वस्तु विश्लेषण जैसा कि नाम से विदित होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली व बोधगम्य बनाने के लिए जिस शिक्षण विधियों प्रविधियों आदि का प्रयोग किया जाता है वह सब विषय वस्तु विश्लेषण के अंतर्गत आता है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम अनुभव पर आधारित होता है। ऐसे पाठ्यक्रम अनुभव को प्रमुख स्थान मिलता है। ऐसे समस्त अनुभव उस पाठ्यक्रम में स्थान देने की व्यवस्था देती है जिससे बालक उन पर अपने जीवन को सफल बना सके, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम वैज्ञानिक अर्थात इस पाठ्यक्रम में बालकों की रुचि और क्षमताओं तथा योग्यताओं को संबंध होता है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। इसमें यह ध्यान दिया जाता है कि बच्चे ऐसा किया जाए कि बच्चे अपने अनुभव के द्वारा सीखें, तो वही अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम कहलाता है। इसके बाद हम टोली शिक्षण की बात करें। टोली शिक्षण, दल शिक्षण या समूह शिक्षण। टोली शिक्षण प्रशिक्षण उत्तम विधि है या उसमें यह कल्पना की जाती है कि टोली शिक्षण प्रशिक्षण विधि, इसीलिए इसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षण या 2 या 2 से अधिक कक्षाओं को मिलाकर टोली बनाकर शिक्षण कार्य किया जाता है, तो यही टोली शिक्षण कहलाता है। वैश्वीकरण यानी भूमंडलीकरण, जैसा कि नाम से है विदित होता है। वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण का रूपांतरण है। भूमंडली शब्द का प्रयोग इसमें इन सभी पदावली या शब्द ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें दूरी रहने समय प्रकार के अवरोधों को दूर करके विश्व के सभी व्यक्तियों को अधिक से अधिक निकट आने तथा आत्मनिर्भर रहने पर जोर दिया जाता है। इसके अंतर्गत इनके अर्थ होने के लिए हम प्रसिद्ध समाजशास्त्री एंट्री गैसेड के अनुसार वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण जिसमें समय और दूरी को कम कर दिया जाता है। जैसे कि अब समय और दूरी कम हो जाएगी, जिससे आप किसी भी देश से अपने वार्तालाप कर सकते हैं, तो वही वैश्वीकरण में आता है। संप्रेषण प्रक्रिया के द्वारा भी वैश्वीकरण में काफ़ी भूमिका रह जाती है। इसमें अपने देश से दूसरे देश इसके बाद है श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री माध्यम हुए जिनके द्वारा श्रव्य सामग्री दोनों प्रकार का प्रयोग होता है, अर्थात ये ऐसे माध्यम है जिन्हें हम देख सकते हैं, कानों से उससे संबंधित ध्वनि सुन सकते हैं। वे प्रक्रिया जिन्हें श्रव्य इंद्रियाँ हो सक्रिय होकर भाग लेते हैं, श्रव्य सामग्री कहते हैं। श्रव्य सामग्री जैसा कि नाम से जिनको हम अपनी आँखों से देख सकें और कानों से सुन सकें, श्रव्य सामग्री कहलाती है। अगर आप चीज़ को चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।